नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। अग्निपथ या अग्निकाल, पिछले कुछ दिनों से जो देश की स्थिति है वह यही हो रही है कि अग्निपथ या अग्निकाल। अग्निपथ इसलिए कि राजनाथ सिंह ने एक योजना की घोषणा की और ये योजना थी कि सेना में भर्ती होने वाले युवकों की सेवा आयु सिर्फ 4 साल कर दी गई। 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की आयु तक युवक भर्ती हो सकते हैं और उसके बाद जब वे 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे और उन्हें पैकेज के रूप में 11 लाख और कुछ रुपए मिलेंगे। सरकार ने बहुत जोर शोर से इसका प्रचार किया कि इससे आने वाले समय में उनकी सेना सशक्त होगी और सेनाओं के लिए हथियार खरीदने के लिए उन्हें सहयोग मिलेगा। इस समय एक स्थिति यह भी है कि सेना पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी थल सेना लगभग 11 लाख सैनिकों की है। उनकी पेंशन पर अधिकतम रुपया खर्च होता है। इस खर्च को बचाने के लिए ये अल्पकालीन सेवा योजना लाई गई। युवकों के लिए कहा गया कि ये हर साल होगी और इसमें जो युवक भर्ती होंगे उनमें से 25% लोगों को परमानेंट स्थायी नौकरी फौज की मिल जाएगी, 15 साल तक की जो होती है। लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया। बिहार से लेकर के हैदराबाद तक देश के 12 राज्य इसमें जल रहे हैं। कहीं ट्रेनें फूंकी जा रही हैं, सबसे ज़्यादा बिहार में नुकसान हुआ है। कहीं ट्रेनें फूंकी जा रही हैं, रेलवे स्टेशन फूंक दिए गए हैं, पुलिस चौकियां फूंक दी गई हैं और स्थितियां यहां तक बिगड़ी हैं कि एम्बुलेंस को भी बख्शा गया है। इसमें कहीं कहीं साजिश की बू भी आ रही है। कहा जा रहा है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है क्योंकि इस तरह के ऑडियो मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि आप जब जाएं घर से तो कपड़ा लेकर के जाएं, इससे आग लगाने में आसानी होगी। इसके पीछे एक मंशा यह भी जताई जा रही है कि कोचिंग संचालक छात्रों को भड़का रहे हैं। अब वस्तु स्थिति क्या है? इसके पीछे सरकार का तर्क यह है कि सेना के खर्च का जब बोझ कम होगा तो वे अधिक हथियार खरीद सकते हैं। इस समय थल सैनिकों से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हम हथियार नहीं खरीद पा रहे क्योंकि सेना के खर्च का अधिकतम हिस्सा या तो सैलरी में जा रहा है या पेंशन में जा रहा है। उसी को कम करने के उद्देश्य से ये स्कीम लाई गई थी, लेकिन लगता है कि पूरे देश में अग्निपथ की बजाय अग्निकाल हो गया है। अग्निकांड हो रहे हैं जगह जगह। इससे उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। बलिया हो, आगरा हो, अलीगढ़ हो, आजमगढ़ हो, सभी जगह इस समय युवक सड़कों पर हैं और उबाल आसमान पर है। ये योजना क्या है? इस योजना के क्या लाभ हैं? हमारे साथ आज पैनल में चर्चा करने के लिए इसके लिए मौजूद हैं मेजर आशीष हैं हमारे साथ। मेजर आशीष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपिल श्रीवास्तव हैं समाजवादी पार्टी की ओर से और छात्र हैं अमन शुक्ला। आज की शुरुआत आशीष जी से करते हैं जो मेजर रहे हैं। आशीष जी, बगैर किसी लाग लपेट के एक सवाल ये है कि ये योजना सही है या गलत, और अगर सही है तो क्यों, और अगर गलत है तो क्यों? इसके नुकसान क्या है? मेजर आशीष। देखिए, मैं समझता हूं कि किसी भी चीज़ को देखने के 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि कुछ लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, तो ये जो है इसका एक तर्क हो सकता है कि जिन लोगों को रोज़गार मिलेगा उनके लिए लाभदायी होगी। दूसरा पहलू ये है कि इससे सेना को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या कोई सेना को कोई लाभ होने वाला है इस चीज़ से। तो अगर आप उस उपलक्ष्य से देखिए तो सेना को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। अब थोड़ा सा समय लूँगा समझाने के लिए। उस कारण बता दूं कि मैं ऐसा क्यों मानता हूं या ऐसा क्यों लगता है। पहला कारण ये है कि सेना में जब आप किसी को ट्रेनिंग के लिए लाते हैं तो एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि सेना में आप पहले इनिशियल आप ट्रेनिंग लेते हैं, आप सेना में भर्ती होते हैं। उसके बाद विभिन्न हथियारों पे आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। अलग अलग हथियारों को चलाना, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी सिखलाई होती है, जिसमें समय लगता है। और हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं बहुत ज़्यादा जो है हमारा जो पाकिस्तान से बॉर्डर टच करता है, और जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ हम काउंटर इंसर्जेंसी में एम्प्लॉयड हैं। वहाँ हमें लोगों को नॉर्मल ट्रेनिंग के बाद काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की ट्रेनिंग देनी होती है। जब हम आप इतनी ट्रेनिंग देंगे, इतना समय, इतना पैसा
आप खर्च करेंगे उस आदमी के ऊपर जिसको आप लाएंगे। जब तक आप उसको तैयार करेंगे उसके बाहर जाने का वक्त आ जाएगा, क्योंकि आप केवल 1/4 यानी 25% लोगों को रिटेन करेंगे, बाकी 75% लोगों को आप वहां से हटा देंगे। तो पहली बात यह आती है कि आप इतना खर्च करके लोगों को तैयार करेंगे लड़ने के लिए, क्योंकि फौज का काम बेसिकली देश की सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। अभी हम आंतरिक सुरक्षा में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। डेली लगभग हम जो है सरहद पे लड़ रहे होते हैं, और यही हाल नॉर्थ ईस्ट के भी कई स्टेट्स में है जहां हम एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। तो आप इतना तैयार करके इतना करते हैं, और उसके बाद जिस व्यक्ति को आपने तैयार किया आप उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, वो चला जाएगा। तो आपने जो इतना एफर्ट लिया, पैसे खर्च किए, समय लगाया, अब ये भी समझने की जरूरत है कि जो ट्रेनिंग कराने की सीटें होती हैं, जो हमारे पास जगह हैं, वो सीमित हैं। उसी में हम एक ऐसे व्यक्ति को ट्रेनिंग दे सकते थे जिसको हम पूरे 20 साल रखते, उसकी सीट को हम कम करेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग के जो वो है वो तो लिमिटेड साधन है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम नई अकेडमीज खोलेंगे, उनके लिए एक अलग कुछ वो खोलेंगे, क्योंकि वो तो और ज्यादा एस्केलेट करेगा कॉस्ट को। तो उसी में हम कम करेंगे उन लोगों की भर्ती जहां हम करते कि जिनको हम 20 साल के लिए रखते। मान लीजिए अगर हमारे पास 100 वैकेंसी है और सरकार ये फैसला करेगी कि जो 100 रिक्रूट हम ले रहे हैं उसमें से हम 25 रिक्रूट जो है ऐसे लेंगे जिनको हमें 4 साल के लिए करना है। तो वो जो 25 वैकेंसियां जाएंगी वो उन लोगों की जाएंगी जो हम 20 साल के लिए जिनको हम ट्रेनिंग देते। तो वो चीज वहां पे कम हो रही है, तो हमको नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अब आइए मेन जो, अब क्योंकि जब आप सेना में आते हैं, आप काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, बहुत दुर्गम परिस्थितियां होती हैं। कहीं रेगिस्तान की गर्मी है जहां आप पूरे टाइम 50 डिग्री में बाहर हैं, कहीं -45 डिग्री में द्रास, कारगिल और सियाचिन में आप खड़े हैं। ऐसी दुर्गम परिस्थितियों के अंदर आपको जो तनख्वाह मिलती है आप उसके लिए वहां नहीं लड़ रहे होते हैं। आप अपनी जान की बाजी वहां उस तनख्वाह के लिए कभी नहीं लड़ा। कोई भी तनख्वाह इतनी नहीं होती कि कोई आदमी अपनी जान गंवा दे, उस तनख्वाह के लिए कोई नहीं गंवाता है। वो उस देश के लिए, उस देशभक्ति के जज्बे के लिए गंवाता है। यहां ये बात समझने वाली है कि जिस आदमी को मालूम है केवल 4 साल के लिए वो यहां आया है, क्या किसी भी ऐसे ऑपरेशंस में, मैं क्योंकि खुद कई आतंकवादी एनकाउंटर्स में बहुत से मेरे साथ हुए हैं, मेजर आशीष, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि देखिए इसमें दोनों पहलू हैं। मेजर आशीष, मेरी बात सुनिए, इसमें दोनों पहलू हैं कि इसमें यह कहा जा रहा है कि 25% लोगों को स्थायी नौकरी दी जाएगी। 25% लोगों को स्थायी नौकरी दी जाएगी। ये जो सेना पे अतिरिक्त खर्च हो रहा है, बजट जो लगातार सेना पे खर्च हो रहा है, उसको कम करने की कवायद है। और दूसरा, अगर बजट कम नहीं होगा तो सरकार का तर्क यह है कि वो हथियार, जो आधुनिक हथियार हैं, वो कैसे खरीदेंगे। वो पिछले कई सालों से खरीद नहीं पा रहे हैं, वो खरीद भी रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में खरीद रहे हैं। तो इसका अंत में कोई समाधान तो होगा ना। पिछले 2 साल से आपने देखा कि भर्तियां ही नहीं हुई। हालांकि सरकार ने अब जो 4 साल की निकाली उसमें बोल दिया है कि 23 साल तक के युवक उसमें कर सकते हैं। लेकिन दोनों पक्ष हैं कि खर्च कैसे कम हो। फिर आप चूंकि सेना से जुड़े रहे हैं तो आपसे निष्पक्ष राय की अपेक्षा है कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि अब बवाल तो हो गया है, और जो बवाल हुआ है वो उसका विरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक अलग विषय लोकतंत्र में। लेकिन जिस प्रकार से बवाल हो रहा है, विरोध हो रहा है, ट्रेनें फूंकी जा रही हैं, जिस प्रकार से रेलवे स्टेशनों को आग लगाई जा रही है, पूरा बिहार जल रहा है, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जल रहा है, देश के अन्य हिस्सों में भी ये स्थिति है, तो विरोध का ये तरीका सही है या गलत, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। बाकी अन्य वक्ताओं के पास पहले आपकी राय। देखिए, मेरी बात मैं जहां कह रहा था, बहुत अहम मुद्दा है कि जहां भी सेना के जवानों को लड़ना है, अभी तक काउंटर इंसर्जेंसी में ही लड़ना है। हम सीधे लड़ाई की तो हम तैयारी करते हैं, लेकिन लड़ाई अभी हम सीधे लड़ने नहीं जा रहे हैं, ना चाइना से ना पाकिस्तान से। हमको अभी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस पे ज्यादा जोर देना है, जिसमें व्यक्ति, मैंने कहा ना कि जब हम किसी भी एनकाउंटर में होते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ के उसका सामना करना चाहते हैं, कुछ लोग वहीं रुकना चाहते हैं कि भाई ठीक है भाई, हम डटे तो हैं, सामने आएगा तो मार देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप ऐसे लोगों को लाएंगे जिसको मालूम है कि वो सोचेगा कि मैं 4 साल के लिए आया हूं, मेरा घर परिवार पीछे है, मैं क्यों अपनी जान को दांव पे लगाऊं, उसका असर उन लोगों पे जो वहां 20 साल के लिए हैं, जो इस तरीके का जज्बा रखते हैं, कोई एक व्यक्ति भी ऐसा होगा तो उसका जो असर है वो बाकियों पे होने लग जाएगा कि भाई थोड़ा सीमित रहो, जरूरत से ज्यादा मत करो, अपनी जान को जोखिम में मत डालो, जितनी तनख्वाह मिल रही है उतना करके अपनी जिंदगी है जो उसको संभाल के रखो।
तो उस तरीके की भावना जब लोगों में आएगी तो कहीं ना कहीं जो देश, क्योंकि सेना केवल मनोबल और शौर्य पे लड़ती है, तनख्वाह पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा केवल तनख्वाह देने की थी या लोगों को रोजगार देने की थी, इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट, तो आप किसी और विभाग में भी ये चीज कर सकते थे। आप पुलिस में दे सकते थे, आप शिक्षा में अच्छे 4 साल के लिए लोगों को शिक्षक मित्र या कुछ भी बना सकते थे, आप कर सकते थे। लेकिन सेना में मैं समझता हूं ये चीज सही नहीं है। एक और पहलू है जो समझने की जरूरत है, ठीक है, जो सेना के हथियारों के बारे में, सेना ठीक है आशीष जी, ठीक है। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और आप बहुत बुद्धिजीवी उससे जुड़ाव रखते हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं कोई चूक हुई है या इसमें कोई खामी रह गई है? क्योंकि जिस तरह का बवाल देश भर में हो रहा है वह बवाल बहुत भयानक है और ऐसा लग रहा है जैसे देश गृह युद्ध की स्थिति में चला गया है। संजय जी क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इस चीज को देखने के लिए भारत में हुए बड़े निर्णयों को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। निर्णय नंबर 1, जब हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे थे तो देश में उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। नंबर 2, इस देश में जब कंप्यूटर आया था तो युवाओं में क्या प्रतिक्रिया थी। नंबर 3, देश में जब ओबीसी का रिजर्वेशन आया था तो देश में क्या प्रतिक्रिया थी। मुझे लगता है कि जो भी बड़े निर्णय देश के भविष्य को प्रभावित करने वाले होते हैं, ऐसे कालजयी निर्णय जब होते हैं तो इस प्रकार के रिएक्शन होते रहे हैं। ये तो मेरा एक पहला, क्योंकि मैं इस सरकार के इस निर्णय को एक बहुत बड़े कदम के रूप में देखता हूं। मुझे लगता है कि देश के भविष्य के को देखते हुए ये देश के निर्णयों में एक बहुत बड़ी छलांग है। बात नंबर 2, मेरे रिटायर्ड मेजर जिस बात को कह रहे थे कि सेना में तो जज्बा लड़ता है, सेना में तो हौसला लड़ता है, सेना में पैसा नहीं लड़ता। हर बच्चे का, हर शिशु का, हर छोटे बच्चे का सपना होता है, जब वो छोटा भी होता है तो उसको लगता है कि उसकी एक फोटो खिंच जाए। किस वर्दी में? सेना की वर्दी में उसकी फोटो खिंच जाए। ये सबके आंखों में एक सपना रहता है, बचपन में सबके रहता है। सबको रहता है कि देश के लिए जज्बा होता है कि हम देश के लिए करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सारे वातावरण के अंदर देश के कुछ करने का जज्बा जो सब बच्चों में रहता है, सबके मन में रहता है, हम देश के लिए क्या करें, ये एक बेचैनी रहती है। हम क्या कर सकते हैं? कहीं भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि सेना अगर कहीं लड़ रही होती है तो अपने आप जब वो सैनिक जाते हैं तो सलूट के लिए हमारे हाथ संजय जी बिल्कुल सही, जज्बा लड़ता है। संजय जी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जज्बा लड़ता है, लेकिन जैसा मेजर आशीष कह रहे थे कि हर उसको जिसकी सेना में भर्ती हुई है उसे पता है कि मुझे सिर्फ 4 साल गुजारने हैं, तो वो उतना समर्पण उसका रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे कुछ खोने का डर नहीं है बहुत ज्यादा। 4 साल बाद वो वापस अपने घर आ जाएगा, हो सकता है वो बेरोजगार रहे। और क्योंकि बहुत सारी सरकारों ने ये कहा है कि हम अपने यहाँ के जो अर्धसैनिक बल हैं या सुरक्षा बल हैं उनमें उन्हें प्राथमिकता देंगे, लेकिन उसमें प्राथमिकता शब्द है, रोजगार की गारंटी नहीं है। तो वो उनको ये है कि एक पूर्व सैनिकों को जैसे आरक्षण मिलता है, 10% आरक्षण दे देगी कोई सरकार, कोई 15% आरक्षण दे देगी, रोजगार की गारंटी फिर भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो ये पूर्व सैनिक कहीं किसी के बंगले पे दरबान बने हुए हैं, कहीं बैंकों पे दरबान बने हुए हैं और कहीं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में सोसाइटियों में नौकरी कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि हमारा देश इजराइल और अमेरिका नहीं है, यहाँ की आबादी 125 करोड़ से ज्यादा है। तो ऐसे में इस परिप्रेक्ष्य को भी संजय जी ध्यान रखना होगा। तो अगर चूंकि आपकी पूरे अपने नीतिगत निर्णयों में भी बातचीत होती रही होगी पार्टी के संगठन में, तो इसको लेकर के किस तरह की राय व्यक्त की गई है? लगता है कि सेना का जो स्ट्रक्चर है, अब जैसे टेरिटोरियल आर्मीज है, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिसमें सेना पीछे रहती है, डिफरेंट विंग्स जो हैं वो बॉर्डर पर बेहतर करते हैं। तो सेना के जो पूरे स्ट्रक्चर को है, देखिए पूरे देश के अंदर जो भी ऐसे देश हैं, हमारे देश के नागरिक और बेहतर कर पाए, सेना के लिए तो इसका उपयोग है ही, लेकिन सेना की भर्ती, सेना के प्रशिक्षण के माध्यम से, सेना के रहन सहन के माध्यम से, सेना के मनोविज्ञान से प्रेरित होकर जो लोग सामाजिक जीवन में भी आएंगे और बेहतर नागरिक की तरह देश में बेहतर करके दिखाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा
जैसे आईआईटी का एग्जाम है, उसमें टॉप लेवल का भी पहुंचता है और ऐसा भी पहुंचता है जिसकी रैंक बहुत कम है। लेकिन जब आईआईटी की ट्रेनिंग से वो निकलता है, वो जो पास आउट होता है, तो जो पास आउट होने वाले होते हैं वो सब बहुत बेहतर रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बेहतर ट्रेनिंग के बाद उनकी मेंटलिटी, उनकी पर्सनालिटी, उनकी अप्रोच, उनका बिहेवियर ये जस्ट चेंज हो जाता है। तो इस ट्रेनिंग के बिना पर, ट्रेनिंग के आधार पर देश को जो नागरिक मिलेंगे वो देश की बेहतरी के लिए और बेहतर कर पाएंगे। और जो बात मैंने पहले कही थी कि देश के अंदर जो बड़े परिवर्तन है, परिवर्तनकारी निर्णयों को सामान्य रूप में स्वीकार करने के लिए वक्त लगता है। मुझे लगता है कि जैसे ही ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, लोग इसमें आएंगे और इसके रिजल्ट जब आगे निकलेंगे, तो इस प्रकार से ट्रेंड हुए लोग जब समाज के जीवन में आएंगे, वो चाहे नौकरी पेशा हो या सोशल फील्ड में काम करने वाले हों, तो देश के लिए बेहतर कर पाएंगे। इस देश के अंदर आज की जो समस्याएं हैं, जैसे स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं, करप्शन है, कुरीतियां हैं, इस प्रकार की चीजों से भी जो सेना की मानसिकता से, देश प्रेम से ओतप्रोत होकर एक बेहतर, परिमार्जित, परिष्कृत नागरिक भी देश को इसमें मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि देश की बेहतरी के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है ये, और इसको मुझे लगता है जी। ठीक है कपीश जी, ठीक है संजय जी। कपीश जी, ये जो विरोध हो रहा है, ये विरोध के तरीके से आप सहमत हैं क्या? किसी भी योजना का विरोध हो सकता है, किसी भी योजना के हम पक्ष में खड़े हो सकते हैं, ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। लेकिन जिस तरह का विरोध सड़कों पर देखने को मिला है, यह विरोध तो कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। ट्रेनें फूंक देना, रेलवे स्टेशन जला देना, पुलिस चौकी फूंक देना, एम्बुलेंस को जला देना, इसमें कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र की बू भी आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें कोचिंग संचालक इन्वॉल्व है। कपीश जी। उपाध्याय जी, पहली चीज तो यह है कि लोकतांत्रिक देश में आंदोलन एक टूल के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो आंदोलन शांतिप्रिय हो, चाहे कैसी भी योजना। इस बात को बिल्कुल सराहा नहीं जा सकता है कि कोई आगजनी करे, कोई प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करे, क्योंकि कानून सम्मत किसी भी देश के अंदर सभ्य नागरिक अगर है तो वो उसे ये अवांछनीय चीजें स्वाभाविक नहीं हो सकती। लेकिन इसके लिए सबसे अगर कोई ज्यादा जिम्मेदार है तो वो हमारी सरकार, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि फौज के अंदर उन्होंने इस बात को रखा और 2 साल से चर्चाएं की, और चर्चाओं के निष्कर्ष के उपरांत उन्होंने अग्निपथ की स्कीम लाई और अग्निवीर बनाने की कोशिश आपके सामने है। तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि इस देश के विपक्ष को ये पाकिस्तान का विपक्ष समझते हैं। अगर आप 2 साल से चर्चा सेना के अंदर कर रहे थे, तो इसी देश का सदन में विपक्ष भी एक हिस्सा है, और हमेशा विश्वास में लेकर के पूर्ववर्ती सरकारें चली हैं। आपने ऐसी योजना जो गेम चेंजर किसी देश की सुरक्षा के लिए हो सकता है, आपने हमें क्यों नहीं कॉन्फिडेंस को दिया? आपने आखिर हमारे सामने ये सारे तथ्य क्यों नहीं रखे? क्योंकि हमारे अंदर भी जो बातें होती हैं, जो हम लोग भी तो भाई जनसेवक हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आप डिस्कस किए होते, उसको प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए थे, आप पहले विपक्ष को ही समझा लेते। हम तो ये कह रहे हैं, आप तो अभी अपने युवाओं को नहीं समझा पा रहे। नोटबंदी लाए, 50 दिन की मोहलत मांगी, देश डुबा दिया। जीएसटी लाए, व्यापारियों से 32 बार आपने यू टर्न किया। अभी उसको हम भोजपुरी में नहीं कह पाएंगे कि क्या किया और क्या नहीं किया, उसके लिए स्पष्ट चीजें हैं। और मैं तीसरी चीज कह रहा हूं कि आप देखिए, कोविड काल का बहाना लेकर के आपने जो स्थायी सेना की भर्ती है, जिसका केवल मेडिकल होना था और बाकी जांचें हो चुकी, दौड़ हो चुकी, परीक्षा पास कर चुका, आप रोके और लटकाए हुए, और बाकी आप चुनाव करा रहे हैं। और आप देश के लिए देशभक्त पैदा करना चाहते, क्योंकि देश के लोगों की बचपन में ये तस्वीर खिंचाने की जो आत्म कथा आपने बताई है, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में तमाम लोग हमारे जैसे नेता भी बनना चाहते हैं, आपके जैसे नेता भी बनना चाहते हैं, एंकर्स भी बनना चाहते हैं, बहुत सपने होते हैं, सभी देशभक्त होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो देशभक्त ना हो। और मैं दूसरी बात कहता हूं
खाली पेट भजन करा लो तो हमें आप बता देना कि आप खाली पेट भजन करा सकते हैं। अरे आप देशभक्त पैदा करना चाहते हैं अपनी सुरक्षा के अंदर, अपने देश की सुरक्षा जो सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि देश नहीं होगा तो हम सब लोग नहीं होंगे, और उस सुरक्षा से आप समझौता सिर्फ। कपीश जी मैं आपको बीच में रोकूंगा, मेरी बात सुनिए कपीश जी। इजराइल का हर नागरिक को आर्मी की ट्रेनिंग अनिवार्य है, उसको आर्मी में रहना होता है, और इसलिए इजराइल एक छोटा सा देश है लेकिन वहां का जज्बा बहुत ज्यादा है। जब ये योजना लागू की गई तो संभवतः इजराइल का मॉडल मुझे लगता है जो नीति नियंता है उनके दिमाग में रहा होगा, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 17 साल से 21 साल तक की आयु तक युवा वहां रहेगा, और बीच में पहले भी मिलिट्री ट्रेनिंग की बात होती रही है कि हर देश के युवा को मिलिट्री ट्रेनिंग देना चाहिए। तो ये विरोधाभास कहीं ना कहीं है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस चल रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि 21 साल का जब वो होकर के फौज की ट्रेनिंग फौज की सेवा समाप्त करके लौटेगा, उसके पास में लगभग 20 लाख रुपए होंगे, 11 लाख रुपए उसको सेवा समाप्ति पर तत्काल मिल जाएंगे, वह अपना रोजगार भी शुरू कर सकता है, उसको लोन बगैर किसी सिक्योरिटी के मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं उसमें जिक्र किया गया है। तो दोनों पहलू देखने चाहिए। कपीश जी आप इसको किस रूप में देखते हैं? केवल आप विरोधी पार्टी के नेता हैं, विरोधी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस नाते विरोध करना है, या सच में इसके नुकसान ही है, फायदा नहीं है? कपीश जी देखिए, जो अग्निपथ इन्होंने स्कीम बनाई है ये देश के लिए अग्निपथ, और जो अग्निवीर ये पैदा करना चाहते हैं उनके पेट में अग्नि ही नहीं होगी, वो नाश हो जाएगी, उनके पास सेहत ही नहीं होगी, क्योंकि उनके पास ना शहादत का दर्जा होगा, ना उनके पास पेंशन की स्कीम होगी, ना उनके परिवार की कोई सुरक्षा और अभिरक्षा होगी। तो कोई व्यक्ति किस तरीके से शूरवीर होगा ये गॉड नोज है, सभी जानते हैं। हाड़ मांस के ही बने हुए पुतले वो चाहे कहीं भी जाएं वो सेवा करने के लिए जाते। अगर उनके अंदर आप सुरक्षा नहीं कर सकते, देश की सुरक्षा जो कर रहे हैं आप उनको सबसे ज्यादा ऊपर आपको रखना चाहिए। और अगर आप देश की सुरक्षा के साथ कोई चूक करना चाहते हैं बजट घटाने के लिए, तो माफ कीजिएगा, इस सरकार को यह कहना चाहिए कि हम अपनी नाकामयाबी मानते हैं। हम देश के रक्षा बजट को कम हम 65,000 करोड़ रुपए कर दिए, लेकिन 35,000 करोड़ रुपए जो अभी स्वीडन में स्विट्जरलैंड के बैंकों में बढ़ा है उसे हम नहीं ला पाए, और पहले के भी धन को नहीं ला पाए। और आप ये भी तो कहिए ना कि 15 लाख रुपए आपने एनपीए माफ कर दिया अपने अडानी अंबानी और ऐसे तरीके लोगों का जो बैंक लोन तो नहीं देते हैं लेकिन आप उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन आप रक्षा से समझौता कर सकते हैं। तो सबसे हास्यास्पद तर्क। अब मैं दूसरी चीज कहता हूं, आपकी बातों पर उपाध्याय, इत्तेफाक ऐसा है कि मैं भी स्नातक में मेरा एक विषय डिफेंस स्टडी रहा है। मैंने पूरी प्रक्रियाएं समझी हैं, पूरे फॉर्मेशंस में जानता हूं और सारे वार मैंने पढ़े हुए। मैं आपको एक बात ये कह करके दे सकता हूं कि भारत के अंदर जी जो भारत को लीड करने वाला हमारा जो जननायक होता है वो आगे चलता है और पाकिस्तान में वो पीछे चलता है, लेकिन हमारा ब्रेन मैन पीछे से दूसरे नंबर पे चलता है। इंडिया की जो फॉर्मेशंस हैं वो मेरे ख्याल से चतुर्वेदी जी बेहतर हमको समझ पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो फॉर्मेशंस को समझा रहा हूं। और आप हमें एक बात बताइए कि 4 साल में शहादत, उसको मालूम है कि शहादत हो भी जाएगी हमारी तो हमको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, हमको शहीद के लाभ नहीं मिलेंगे, हमारे परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो आप कौन सा चीज पैदा कर रहे हैं? और आपने कहा कि इजराइल, अरे साहब, इजराइल की भौगोलिक परिस्थितियां और उसकी जो अपनी वर्तमान में सीमाएं हैं, क्या भारत के अंदर भी वही टेंशन है कि आप रोज निपटते हैं? और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कंपल्सरी करनी है मिलिट्री सर्विस तो आप पढ़ाई के दौरान ही कर लीजिए ना। हम सारे हमारे बच्चे जाएंगे, कोई पीठ के पीछे नहीं दिखाएगा, उनको 3 साल 4 साल की सेवा में लीजिए, लेकिन आपको वेतन और उनको सुविधाएं वही देनी होंगी जो आप देना, क्योंकि वो आपके नागरिक हैं। देश व्यक्तियों से मिलकर के बनता है, कोई देश सूखा नहीं होता है। ठीक है। और अगर आप अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा नहीं करने में अक्षम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कपीश जी मैं आता हूं आपके पास, सवाल अभी आपसे और भी बहुत है लेकिन हमारे पास वक्ता है। हमारे साथ अमन शुक्ला हैं, छात्र हैं, जुड़े हुए हैं। अमन जी, सबसे ज़्यादा जो इसका नुकसान है या जो फायदा है वो छात्रों को होने वाला है या नहीं होने वाला है?
दोनों बातें हैं। सरकार कह रही है इससे जो भी सेना में जाना चाहते हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है, और एक पक्ष ये है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एक छात्र हैं और छात्र होने के नाते आप किस तरह की दुविधा देखते हैं, किस तरह की समस्या देखते हैं? और दूसरा आपसे एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से बवाल जो भविष्य के अग्निवीर हैं उन्होंने किया है, ये बवाल क्या सही है? और अगर ये ऐसा बवाल हो रहा है तो इसके लिए दोषी कौन है? अमन जी। सबसे पहले मेजर साहब की बात को कहना चाहेंगे। हमारे मेजर साहब कि 4 साल के लिए जो सेना में जाएगा वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा। जो 4 साल के लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा वो 40 साल के लिए होगा तब भी अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा। दूसरी चीजें हैं कि जो ट्रेन एम्बुलेंस जलाई जा रही है वो हमारे पास विरोध के बहुत तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि हम नुकसान करके ही करें। जैसे एम्बुलेंस की है, ट्रेन का है, सरकारी व्यवस्थाओं की है। और दूसरी चीज है, किसी को सरकार जबरन भर्ती नहीं कर रही है। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास टैलेंट है, आपको आगे बढ़ना है, IAS PCS की तैयारी करिए। सेना में तो सरकार उनको मौका दे रही है जिनके पास प्रॉब्लम है। जैसे कुछ लोग हैं वो लंबे समय तक कोचिंग की फीस नहीं प्रेफर कर सकते, वो कॉलेज लंबे समय तक MTech BTech IAS PCS नहीं बन सकते, तो उनके लिए है कि हाँ स्टार्टअप से आप कुछ तो करते हैं, आपके लिए आप ग्रोथ तो करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल इंटर के करने के बाद आगे की पढ़ाई ही नहीं कर पाते क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो उतना रुपए नहीं प्रेफर कर सकते। उनके लिए तो ये चीजें अच्छी रहेंगी ना। ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि योजना जो सरकार लेके आई है वो आपकी दृष्टि में ठीक है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी है। मेन चीज ये स्टार्टअप के लिए है जो लोग 17 साल। ठीक है मेजर आशीष, ठीक है ठीक है ठीक है। मेजर आशीष, सवाल वही है कि ये जो विरोध है ये विरोध हो क्यों रहा है? क्योंकि अगर कोई 4 साल तक के लिए जॉब दे रहा है, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां 4 साल की भी नौकरी है, 3 साल की भी नौकरी है, और इसमें जो एक स्थायित्व है कि इसमें एक मुश्त रकम मिलेगी, जैसा अभी अमन शुक्ला ने कहा कि भाई फिर आपको कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं रहा, आप मत जाइए फौज में, जिनको ये शर्तें स्वीकार हैं वो आए। तो है कहां पेच, कहां फंसा हुआ है? देखिए, अभी तक जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपने जो हित है उसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। बहुत से छात्रों को ऐसा लग रहा है कि उनको वही नौकरी 20 साल के लिए भी मिल सकती थी, लेकिन अब वही नौकरी जो है उनको 4 साल के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो वैकेंसियां हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर आपके पास एक ट्रेनिंग एकेडमी है जिसके अंदर आपके पास 100 लोगों को ट्रेन करने की क्षमता है, तो सरकार कुछ ना कुछ तो ऐसा मापदंड निकालेगी कि भाई ये जो 100 लोग हम लेने हैं इसमें से हम 20 ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देंगे जो 4 साल के लिए आएंगे और 80 हम ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देंगे जो पूरे 15 से 20 साल के लिए आएंगे हमारे पास। तो वो जो 20 वैकेंसियां जो हम 4 साल वालों के लिए क्रिएट करेंगे वो हम उन जिनको हम 15 साल के लिए ट्रेन कर सकते थे उनकी जगह हम उनको देंगे, तो कहीं ना कहीं वैकेंसियां कम होंगी। दूसरी बात, जो अभी जो सारा जो विरोध है वो कोई सेना के लिए विरोध नहीं कर रहा है, और सेना तो बोल नहीं सकती है कि भैया हमारे पक्ष में नहीं है। इसीलिए मैंने कोई भी जो जितनी बातें रखी है मैंने सेना के पक्ष बिल्कुल। मैंने छात्रों के भविष्य और छात्रों के आगे आने वाले समय और उसके हिसाब से मैंने कुछ भी नहीं रखा है। मैंने पूरी तरह सेना के पक्ष की तरफ से रखा है कि क्या सेना के लिए फायदेमंद है या नहीं है। भाई रोजगार तो आप किसी को 4 साल के, आप 4 महीने के लिए दे दीजिए, जिसको कुछ नहीं मिला उसके लिए तो वो भी अच्छा है। 4 दिन के लिए दे दीजिए वो भी अच्छा है। तो वो विषय नहीं है। क्या सवाल ये है, क्या सेना वो जगह है जहां आप लोगों को रोजगार देने के लिए ला रहे हैं? सवाल वहां है कि क्या सेना, भारतीय सेना वो जगह है जहां आप लोगों को रोजगार देने के लिए ला रहे हैं? ये है सवाल। दूसरा सवाल जो मेरी बात अधूरी रह गई थी कि जो 75% लोग जो ट्रेन होकर के जाएंगे, जिनको हथियार चलाना आता है, अब जिनको मालूम है कि कोई भी रेड करनी है, रेड कैसे की जाती है, ग्रेनेड कैसे बनाए जाते हैं, एक्सप्लोजिव कैसे बनाए जाते हैं, 75% लोग आप जो है 21 से 22 साल की उम्र में जिनको हथियार चलाना आता है, ये सब सीख लिए हैं, वो बगैर रोजगार के आपके समाज में होंगे। उसमें से कितने लोग अगर यदि अपराध का रास्ता ले लेंगे तो पुलिस की क्या हालत होगी यहाँ पे?
किसी ने सोचा है ऐसा? या वो आदमी जो आपराधिक बन जाएगा? आज अगर मैं अपराध करूं और एक पेशेवर अपराधी एक अपराध करे, जमीन आसमान का अंतर होगा उसमें, क्योंकि मुझे मालूम है कैसे एक्सप्लोजिव्स लगाने हैं, कहां से लगाने हैं, कैसे बनते हैं, कैसे हथियार चलाने हैं। एक पेशेवर अपराधी तो वो ट्रेनिंग लेकर के नहीं आता है, वो तो बस एक बार गन खरीदता है, थोड़ा बहुत चला लेता है। तो जब मैं अपराध करने पे आऊंगा तो पुलिस की क्या हालत होगी? और जब आप 75% लोग ऐसे बाजार में, और ये तर्क की 10%, मैं उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक संघ का अध्यक्ष भी हूं, मैं जानता हूं ये जो 5% का कोटा है पूर्व सैनिकों के लिए, कितना उसमें एम्प्लॉयमेंट देते हैं। मुझे मालूम है ना कि कहां कहां हुंडी फंसा करके वो तो रह जाता है, वही पूरा नहीं कर पा रही सरकार। तो जो ये 22-23 साल के लड़के आएंगे उनमें जोश भी ज्यादा होता है। जब उम्र जब थोड़ा आदमी 15-20 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर होता है तो वो थोड़ा फैमिली अपनी जिम्मेदारियों में ज्यादा उसमें स्थिरता ज्यादा आ जाती है। 22-23 साल का लड़का जब जोश में होगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बेलगांव में हम लोग कमांडो ट्रेनिंग के लिए हम जाते हैं, बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा जरा, मानसिकता को समझिएगा। कमांडो कोर्स बहुत ही ज्यादा टफ कोर्स होता है। हमको एक दिन का आउट पास मिलता है उस दिन वहां पे बेलगाम में। और आपको बता दूं, बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उस दिन पेपर में छपा होता है कि आज कमांडो विंग का जो है आउट पास है। तो बहुत से लोग अपनी दुकानें वहां बंद कर देते हैं, क्योंकि आप सर पे आपके इतना जुनून होता है कि अगर आपको कोई घूर ले तो आप उससे भिड़ जाते हो। क्योंकि आप कमांडो ट्रेनिंग में सुबह से लेकर, हमको सिर्फ 2 घंटे सोने दिया जाता है, रात में 12 से 2। तो आदमी पे प्रेशर इतना होता है। और जब बाजार में जाते हैं तो बहुत से लोग दुकानें उस दिन बाजारों में बंद रखते हैं कि कब ये लोग मारपीट कर लेंगे। तो ये, और उस तरीके से जब आप ट्रेन करके लोगों को बाजार में छोड़ देंगे तो उसका क्या उल्टा असर होगा? क्या इसलिए सरकार ने सोचा है इस बारे में कभी? मुझे नहीं लगता है कि सोचा। ठीक है, एक सवाल और है मेजर आशीष, इसमें यह कहा गया है कि 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा, तो उसमें जो चयन का आधार है वो कैसे होगा? क्या वो जो पहले भर्ती की जब प्रक्रिया शुरू होगी, जैसा कि कह रहे हैं कि 2 या 3 दिन में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसी समय तय हो जाएगा, या ट्रेनिंग के दौरान उनमें से छांटे जाएंगे, या कोई एग्जाम के मॉड्यूल क्या है? मतलब जो अभी जो योजना आई है उसमें से जो 25% परमानेंट होंगे उनके लिए किस तरह का मॉड्यूल निकल के आया है सामने? उसमें देखिए 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप जो आपका ट्रेनिंग का असेसमेंट है उसको लेंगे, जो आपने ट्रेनिंग में आप जो ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद जो आप जब आप सेना में आ जाएंगे तो वहां आपका क्या कार्यकाल रहेगा, आपकी जो रिपोर्ट है, जो आपके अधिकारी हैं वो क्या रिपोर्ट लगाएंगे आपके बारे में, किस तरीके की रिपोर्ट देंगे। हम उसे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR बोलते हैं आर्मी में। तो उस पे निर्भर करेगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा हमारे यहाँ अभी भी जो प्रक्रिया है उसी पे डिपेंडेंट रहती है कि किस तरीके के लोगों को हम जो है आगे परमानेंट करेंगे उस ट्रेनिंग के दौरान। और उसके बाद जब आप कमीशनिंग के बाद जो आप जो भी आपकी जो जहां भी पोस्टिंग रहेगी, आपका किस तरीके का आपके जो कोर्सेज होंगे, उसमें आपकी क्या ग्रेडिंग आ रही है, क्या रिपोर्ट आ रही है जो उन कोर्सेज पे, उसके बाद ही ये चीज जो है ये फाइनल होगी। ठीक है संजय जी, रहकर सवाल यही आता है, ये जो 4 साल की स्कीम है इसमें अभी फिलहाल प्रथम दृष्टि में देखने में खामियां नजर आती हैं। पहली खामी तो यही मेजर आशीष ने बताई। मेजर आशीष ने कहा कि ये जो 4 साल बाद ये जो लोग जब ट्रेनिंग करके वापस आएंगे तो इनकी एक बड़ी फौज धीरे धीरे तैयार हो जाएगी, और हो सकता है कि अगर इनमें से कुछ लोगों ने क्राइम का रास्ता अपना लिया तब फिर क्या होगा? तब फिर पुलिस का हाल क्या होगा? क्योंकि पुलिस भी उतनी ट्रेंड नहीं है जितने ये ट्रेंड होके समाज में रहेंगे। ये एक बड़ी समस्या है। तो इन मुद्दों पर भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। संजय जी। नहीं उपाध्याय जी, मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था, और मुझे लगता है कि आशीष जी अगर उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक परिषद के अध्यक्ष हैं तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व सैनिक अभी तक हैं वो पूर्व सैनिक, उनमें से कितने अपराधी? तो अगर उसमें प्रतिशत होगा, नहीं अभी इसलिए नहीं है ना कि वो पूरी सर्विस करके आते हैं। देखिए उन्होंने एक बात और भी कही कि वो 15 साल की सर्विस पूरी करके आते हैं, उनके पीछे फैमिली होती है और एक मैच्योरिटी लेवल भी डेवलप हो जाता है। 35-40 की उम्र में जब वो अपने घर वापस लौटते हैं तो उनके पास जिम्मेदारियां होती हैं, और वो जो एक युवाओं का जो एक उच्छृंखलपन होता है वो नहीं होता।
वो अंतर तो देखने को मिलता ही है संजय जी। नहीं उपाध्याय जी, ऐसा है ना कि मुझे लगता है, मेरा ऐसा विश्वास है, मैं इस मान्यता का हूं कि भारत की सेना के साथ अगर कोई व्यक्ति 4 साल रह जाएगा, मैं इस मत का हूं, तो मुझे लगता है कि उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा ही। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि आईआईटी में ट्रेंड आदमी जब निकलता है तो उसका आईक्यू भले ही नंबर 1 रैंक का हो या नंबर 10 रैंक का हो, उसमें आईआईटी का टॉपर हो या शेड्यूल कास्ट की रैंकिंग में मिनिमम मार्क्स पाने वाला हो, लेकिन आप दोनों का बिहेवियर, दोनों के एटीट्यूड्स, दोनों के अप्रोच, दोनों का मिशन अगर आप देखेंगे तो आईआईटी के जो पास आउट होते हैं वो लगभग एक बेंचमार्क पर होते हैं। और मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं कि देख, हम सेना में जब किसी अधिकारी को सेना में ज्वाइन कराते हैं तो उसके पहले उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो इंटरव्यू में जाता है। इंटरव्यू में जाने के बाद वो अपने कमरे में कैसे रह रहा है, वो शूज कैसे पहनना है, उसके साथ जो असिस्टेंट लगा है उसका रिमार्क क्या है, यानी कि उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, उसका बिहेवियर भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो 4 साल के इस लगातार 4 साल उसका बिहेवियर, उसका आईक्यू, उसके रिएक्शंस, उसके एटीट्यूड्स देखने के बाद अगर देश को सैनिक मिलेंगे तो मुझे लगता है वो और बेहतर सैनिक मिलेंगे। तो सेना की निश्चित रूप से कार्यकुशलता भी बढ़ेगी, सेना की क्षमताएं भी बढ़ेंगी, सेना की मारक क्षमताएं भी बढ़ेंगी। और मैं इस विश्वास का हूं कि भारत की सेना के साथ 4 साल जो रह जाएगा वो निश्चित रूप से देश के लिए और अधिक समर्पित हो जाएगा, देश के लिए और अधिक प्रेरक हो जाएगा और वो मॉडल बनेगा। लाइफ पे जाने के बाद और लोगों को भी और बेहतर ट्रेन कर पाएगा। और रही बात इसकी कि हम केवल अभी खेल शुरू नहीं हुआ और खेल के अंदर हम अगर कमियां छांटने लग जाएं तो कमियां छांटेंगे तो बहुत सी मिल सकती हैं, अच्छाई छांटेंगे तो बहुत सी मिल सकती हैं। हमारा अप्रोच क्या है? मुझे लगता है एक बेहतर अप्रोच के साथ देश को, देश के नागरिक के रूप में बहुत अच्छे, बहुत संस्कारित, सेना से प्रेरित, देशभक्त से ओतप्रोत लोग सामाजिक जीवन में भी आएंगे तो भारत के सामाजिक जीवन को बेहतर बनाएंगे। मैंने जो कहा ना कि जो समस्याएं होंगी देश में जो अनुशासन नहीं है, नागरिक धर्म नहीं है, समस्याओं के प्रति नागरिक उदासीन रहता है, समाधान के लिए आगे नहीं आता है, उस भारत के सामाजिक जीवन में भी इन आर्मी ट्रेंड लोगों के वापस आने के बाद देश का वातावरण बेहतर बनेगा, ऐसा मैं समझ रखता हूं। ठीक है कपीश जी, ये जो इस समय हो रहा है, आपने संजय जी को सुना, लेकिन इस समय ये जो हो रहा है, ट्रैक पे जो हो रहा है, जैसे अभी एक खबर में देख रहा था कि पहले ट्रेन को खाली कराया, फिर उसको आग के हवाले कर दिया गया, और दूसरी तरफ जो विरोध करने वाले हैं छात्रों की इस तरह की हरकत का, उन लोगों का कहना है कि ऐसे लोग फिर आर्मी में जाने लायक ही नहीं है, इनको चिन्हित किया जाए और इनको बिल्कुल लिया ही ना जाए। और एक और उसमें क्लू निकल के आ रहा है कि इसमें जो विरोधी राजनीतिक दल हैं वो इसे हवा दे रहे हैं, खासतौर पर बिहार में ये निकल के आया कि आरजेडी के लोग जो हैं इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं, आंदोलन को नहीं, आगजनी को हवा दे रहे हैं। आंदोलन लोकतंत्र में अधिकार है, तो अगर किसी भी आंदोलन को इस तरीके से हवा दी जाए, मुझे लगता है कि यह गलत है। आप सबसे बड़े विपक्ष उत्तर प्रदेश के उसके प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, इस तरह के जो विरोध हैं उसमें आपने पहले हालांकि विरोध किया, लेकिन इसका समाधान क्या है? और अगर इस तरह के लोग आ रहे हैं तो उनको क्या हम सभी राजनीतिक दलों का दायित्व तो नहीं बनता कि इनको समझाया जाए, इनको घर भेजा जाए, या विरोध के दूसरे तरीके अपनाए जाएं? उन्हें अनशन हो सकता है, उपवास हो सकता है, मार्च हो सकता है, रैली हो सकती है, लेकिन ये आगजनी करना, राष्ट्र की संपत्ति को फूंकना, ये तो सही नहीं है। कपीश जी। उपाध्याय जी, बिल्कुल कोई भी समान प्रज्ञावान व्यक्ति अगर है और इस देश का नागरिक है, अपने आप को अपने से आगे देश को रखता है, तो वो कभी नहीं कहेगा कि देश में कोई कानून अपने हाथ में नहीं। कभी भी किसी भी, चाहे कारण कुछ भी हो, प्रोटेस्ट का एक तरीका है, उस तरीके से प्रोटेस्ट होना, लेकिन उसमें हमेशा विपक्षी दलों को शामिल कर देना कि उनके षड्यंत्र से हो रहा है। अगर उनके षड्यंत्र से हो रहा है और आपको मालूम है, प्रूफ है, तो गिरफ्तार करो। खाली कह देने से षड्यंत्र हो जाए।
और दूसरी बात, आप जब कोई योजना लेकर के आ रहे हैं, आपको मालूम है कि आप योजना लेकर के आ रहे हैं, नहीं, लेकिन ये अभी आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया। मेरी बात कपिश जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है कि विपक्ष की तरफ से हो रहा है। ये जो खबरें आ रही हैं निकल के, उन्हीं के आधार पर मैंने कहा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऑफिशियल बयान ये नहीं आया है कि इसके पीछे विपक्ष का हाथ है या विपक्ष के लोग भड़का रहे हैं। कह रहे हैं कि वो खबरें जो है प्रासंगिक नहीं, और कोई अगर इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना खबरें पब्लिश करके और विपक्ष की मानहानि कर रहा है, तो वो तो खुली एक क्रिमिनल अप्रोच कर रहा है। मैं तो एक स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप कैसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और अगर है तो आप प्राथमिकी दर्ज करें। आप भी देश के नागरिक हैं और चौथे स्तंभ है लोकतंत्र। बिल्कुल। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, ये प्रासंगिक तरीका नहीं है, और मीडिया की, मैं अगर इस तरह से मीडिया की खबरें आएंगी तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। और दूसरी चीज एक बात कहना कि अगर आप कोई, मैं भी सहमत हूं, बिना सिर पैर की अगर खबरें आती हैं तो उसका विरोध होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। और वो भी सरकार पुष्टि नहीं कर रही है। अगर सरकार के पास एजेंसीज हैं, जांच कराएं। अगर कोई ऐसा राजनीतिक दल या उनके लोग षड्यंत्र में शामिल दिखते हैं, उनको जेल भेजिए। उसकी जगह जेल में अभी कोई इस तरह का नहीं कहा, सरकार की किसी एजेंसी ने नहीं कहा है। नहीं, सरकार की किसी एजेंसी ने नहीं कहा है। नहीं, बिल्कुल सरकार की एजेंसी नहीं कहा, क्योंकि है ही नहीं तो कहां से कहेगी। अब मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि अगर आप गेम चेंजर लेकर के आते हैं उपाध्याय जी, तो कम से कम विपक्ष को आपको अपने विश्वास में लेना चाहिए। वो भी आपके सदन का हिस्सा है, इसी लोकतंत्र का हिस्सा है। बिना विपक्ष के देश नहीं चल सकता है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष की सीट होती है, एक प्रोटोकॉल होता है मंत्रिमंडल का, वो भी एक सदस्य माना जाता है। लेकिन बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी तानाशाह सरकार चल रही है कि जब कृषि बिल लेकर के आई तो भी नहीं लिया। संजय जी, विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए। विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया, और यह बात सही है कि जब नोटबंदी हुई तब विपक्ष विश्वास में नहीं था। जीएसटी अचानक रात को लागू की गई तब भी विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिसमें विपक्ष के साथ में जो पुरानी परंपराएं रही हैं उस तरह से विश्वास में नहीं लिया गया। संजय जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत देर से मेरे सपा के प्रवक्ता इस प्रकार की बात कर रहे थे। देखिए, कॉन्फिडेंशियल चीज किससे शेयर की जा सकती है? आपका पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि आप जब वैक्सीन आती है तो आप ये कहते हैं कि साहब ये हम नहीं लगवाएंगे, और उसके बाद आपके पापा भी लगवाते हैं, आपकी बहू भी लगवाती है, और आपके सारे लोग लगवाते हैं, और चुपचाप खुद भी लगा देते हैं। आपको करनी है जो आपको अग्निपथ से चलाना है, जिन सेना में भर्ती सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए ना। अरे सुनिए तो, अरे सुनो तो भाई, कपिश भाई, कभी कभी सुन लिया करो, कभी कभी सुन लिया करो यार, कभी कभी सुन तो लिया करो। तो अगर आपकी विश्वसनीयता ऐसी हो जाएगी कि आप कहेंगे कुछ, आप करेंगे कुछ, पहले आप विरोध करेंगे और चुपचाप लगवा लेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे विपक्ष को अपने तर्कों पर अड़े रहना चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि विपक्ष अपनी उपयोगिता, अपनी प्रासंगिकता और जनता के बीच में अपनी प्रतिबद्धता खो चुका है, तो इसीलिए ऐसी चीजों पर बातचीत नहीं होती। बेहतर होता कि विपक्ष इससे पहले अगर जो लोग इस प्रकार की अराजक कार्रवाई कर रहे हैं उनकी भर्त्सना करते, लोगों को रोकते, तो बात इनकी निश्चित रूप से सुनी जाती। अरे आप खेल खेलेंगे क्या? ठीक है, देखिए, मैं ये पॉलिटिकल, इसको राजनीतिक मत बनाइए। मैं मेजर आशीष से अंतिम सवाल लूंगा। मेजर आशीष, ये बताइए कि अगर ये योजना सही नहीं है तो इसमें क्या कोई संशोधन होकर के इसको दुरुस्त किया जा सकता है, या आप मानते हैं कि ये पूरी योजना ही सही नहीं है, ये पूरी योजना वापस लेनी चाहिए? मेजर आशीष। देखिए, इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि लोगों को सेना में भेजना चाहिए जिससे उनके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा है वो बढ़े। जब आप हिंदुस्तान में थे, मुझे याद है मैंने एक प्रस्ताव भेजा था राष्ट्रपति को भूतपूर्व सैनिक संघ की ओर से कि जितने देश के एमपी और एमएलए होते हैं
इनको कम से कम 6 महीने के लिए सरहद पे भेजना चाहिए। तो क्या उनकी सरकार ये वाला प्रस्ताव लेकर के आएगी? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन दोनों लोगों को ही है। इनके अंदर ये जज्बा सबसे कम हो जाता है। जितने एमपी और एमएलए हैं, इनको कम से कम 6 महीने के लिए आप या तो फौज में भेज दीजिए या सरहद पे भेज दीजिए, हम ट्रेन करके इनको वहाँ खड़ा कर दें, कुछ दिन इनको भी पता चले कि वहाँ खड़े होने का क्या मजा है। ठीक है, तो जी जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि वक्त हो रहा है जी। अपनी पार्टी की ओर से दे सकते हैं चाहे तो। जहां तक सवाल आपका है कि और छह महीने में आप उसे हाँ, देश प्रेमी बना देंगे, दोनों चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है? कि देखिए, अगर सरकार की मंशा लोगों को ठीक है संजय जी, ठीक है जी। आशीष जी, कंक्लूजन रिमार्क। आप तो खेल के रूप में देख रहे हैं, आप इसको एक खेल के रूप में देख रहे हैं। ये देश की सुरक्षा है, खेल नहीं है कि अभी खेल शुरू नहीं हुआ और विपक्ष हंगामा कर रहा है। अरे साहब, देश की सुरक्षा है। ठीक है, और आप मैं चूंकि समय कम है, बहस आगे नहीं कर सकते, लेकिन इस समय ये जो स्थितियां हैं ये सही नहीं है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और बहुत गंभीरता के साथ आप सब लोगों ने जवाब दिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अग्निपथ से अग्निकाल, ये जो कालखंड है और ये जो अग्निवीर जिस तरह से तमाशा कर रहे हैं, जिस प्रकार का उपद्रव कर रहे हैं, यह उपद्रव किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ट्रेनें फूंक देना, रेलवे स्टेशन जला देना, पुलिस चौकियों में आग लगा देना, एम्बुलेंस को आग के हवाले कर देना, यात्रियों को उतार करके बीच रास्ते पर ट्रेन को आग लगा देना, ये कौन सा विरोध है? ये कौन से अग्निपथ की ओर है? ये अग्निवीर है या इन्हें जेल में इनकी जगह होनी चाहिए? विरोध होना चाहिए, लोकतंत्र में ये हम सबका अधिकार है, लेकिन यह स्थितियां ठीक नहीं है, इन्हें ठीक करना होगा। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।